तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। क्या पढ़ने वाले हम लोग, एक साथ बोलिए। बहुत बढ़िया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल हम पढ़ने वाले हैं। इसकी पहचान होती है किसी भी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द यदि लगे हैं कहीं पर जो हमें कार्य की पूर्णता की ओर इंगित करेंगे कि भविष्य में हमारे ये कार्य पूर्ण हो चुके होंगे। ठीक है, ऐसा। तो एक बार पहचान को अच्छे से और डिफाइन करेंगे। हिंदी के, बोलिए, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे शब्द लगे हों वे वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ नियम हैं, इन नियमों के आधार पर हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला नियम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव है। शैल हैव का प्रयोग आई तथा वी के साथ किया जाता है। विल हैव का प्रयोग शेष सभी सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एम भी थर्ड का प्रयोग किया जाता है। एम भी थर्ड मतलब मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है। अब देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, जिनको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, तो इनका किस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, सब्जेक्ट के साथ शैल हैव और विल हैव कॉमन है, दोनों में से कोई एक लेंगे जो सब्जेक्ट वहां पर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लग जाएगी। मैं यहां पर दो एग्जाम्पल आपके लिए लिख के रखा हूं, बताइएगा। मोहन प्रतियोगिता जीत चुका होगा। मोहन प्रतियोगिता जीत चुका होगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है हमारा? मोहन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मोहन हमने लिख दिया। मोहन हम किसके अनुसार लिख रहे हैं? स्ट्रक्चर के अनुसार। पहला क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमने क्या लिख दिया? मोहन। शैल है, विल है में से कौन सा, इसमें कौन सी क्रिया यूज करेंगे? विल है। सभी लोग लिख दीजिए विल है। फिर इसके बाद यहां आप देखिए मेन वर्ब कौन सी है इसमें, बताइए भाई, मेन वर्ब कौन सी है? जीतना। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी विन, माने जीतना, तो विन का वॉन हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉन। प्रतियोगिता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपटीशन। क्या बोलते हैं? कंपटीशन। इस तरह से ये हमारा पहला ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। क्या बना हमारा? मोहन विल हैव वॉन द कंपटीशन। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, वर्षा हो चुकी होगी। यहां पर वर्षा होना, सॉरी, यहां पर वर्षा होना क्या है? क्रिया। सब्जेक्ट मिसिंग है ना? तो जहां पर सब्जेक्ट मिसिंग हो और वह मौसम या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ऐसे चीजों से रिलेटेड हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं भाई? इट का। तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा इट। क्या हो जाएगा? इट। इट के साथ क्या लगाते हैं? विल है। इट के साथ क्या लगाते हैं? विल है। इट विल है। हमारा जो हमारी क्रिया है वो कौन है? रैन। रैन का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म। तो बन जाएगा इट विल हैव रैन। तो इस तरह से हमने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लिया है। अब इसी में हमको सीखना है निगेटिव का। इसको साफ कर दें। यहीं पर हम सीखते हैं निगेटिव सेंटेंस। फटाफट लिखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस लिखिए भाई। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई भी बताइए। नकारात्मक वाक्य। बहुत बढ़िया। नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, शैल नॉट हैव। जब डबल हेल्पिंग वर्ब दी हो तो दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं। यहाँ हैव भी हेल्पिंग वर्ब है, शैल भी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों के बीच में नॉट लगता है डबल हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। तो हो जाएगा शैल नॉट हैव, ऑब्लिक करके हो जाएगा विल नॉट हैव, और यम भी थर्ड हमारा कॉमन है, उसके साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके बताइए। लिखिए लिखिए, सॉल्व करके बताइए। बच्चे बच्चे विद्यालय जा चुके होंगे। सॉल्व करें, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। बच्चे विद्यालय जा चुके होंगे। बच्चे विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। बच्चे विद्यालय नहीं जा चुके होंगे। कैसे हल करेंगे बच्चों? सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? बच्चे। चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ क्या लगाएंगे? विल नॉट हैव। फिर गो टू स्कूल हो जाएगा। हाँ, मैं इसीलिए गलत लिखा था कि आप सही कर पाते हैं कि नहीं। चिल्ड्रन विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। दूसरा लिखिए, दूसरा एग्जांपल करें बच्चों। राकेश कपड़े नहीं धुल चुका होगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? राकेश विल नॉट हैव washed the clothes। इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर शानदार तरीके से बना सकते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल तरीके से हम उसको सीख सकते हैं। बच्चों, जो आप यहाँ क्लास में बैठ करके सीख रहे हैं, घर में जा करके यदि आप उसको पूर्ण मनोयोग से, ईमानदारी से केवल एक बार भी रिवीजन कर लेंगे, टेंस आपकी मुट्ठी में होगा। और अगर टेंस आपसे बनने लगा तो वॉइस बन जाएगी, और वॉइस बन जाएगी तो आगे के जो ग्रामर के चैप्टर हैं, नरेशन, क्लास, ये सारे आपसे बनने लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेंस। टेंस बनेगा, सब बनेगा। टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये ग्रामर की चाबी है। ये सबसे बनना ही चाहिए। बनेगा नहीं भाई, बनना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मैं जब तक बोर्ड को साफ कर रहा हूं, आप लोग एक बार रिवाइज कर लें उसको अच्छे से, जो अभी अभी आपने नियम पढ़ा है। चलिए, तो हम सीखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको आप बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
हिंदी में इनको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। बहुत बढ़िया। प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन लिखेंगे रूल फर्स्ट। देखो भाई, रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट में लिखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं WH वर्ड, वाक्य के प्रारंभ में हो। पहला नियम है, जब प्रश्नवाचक शब्द अर्थात WH वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम किस प्रकार से होंगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन है इसमें? शैल है, और इसमें होगी विल है। साथ में क्या आता है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ यम भी थर्ड लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, अदर वर्ड लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। गलत है क्या? गलत है? नहीं, तो ये जब WH वर्ड वाक्य के प्रारंभ में होगा तब का है। फर्स्ट रूल है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यस या नो टाइप वाला क्वेश्चन है ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। इसमें एग्जाम्पल अपन देखेंगे। एग्जाम्पल पहला, क्या, चले जाइए, बैठ जाइए। क्या श्रद्धा सेब खा चुकी होगी? क्या श्रद्धा सेब खा चुकी होगी? दूसरा है, क्या नितिन खाना बना चुका होगा? चलो इसको सॉल्व करें, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये आपके लिए काम है, खुद सॉल्व करें फटाफट। तो पहला क्या हो जाएगा भाई? शैल होगा कि विल? पहले में वंदना, क्या होगा? वंदना, विल है, फिर विल है श्रद्धा, फिर क्वेश्चन मार्क। जहां देखो तुम वहां मत देखो बेटा। विल है, फिर नितिन में कैपिटल होगा स्मॉल? विल है नितिन। नेम में स्पेलिंग कैपिटल ही रहती है। नितिन, फिर बोलते नहीं हो भैया, इसका मतलब नहीं बन रहा है, फटाफट बोलना है। रूल टू में कहता है, जब WH वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, अच्छे से लिखेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द अर्थात WH वर्ड किसी वाक्य के बीच में हो तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। देखो इसको क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, देखो, जब WH वर्ड किसी वाक्य के बीच में हो तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ROT, इस बिंदी रख के कर सकते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, ROT, सरल है। अब क्या करना है इसमें? सबसे पहले WH वर्ड लगा देना है, ये हमने लगा दिया। ऊपर का पूरा उतार देना है। शैल है,
आप लिख करके विल हैव सब्जेक्ट हो जाएगा, एम बी थर्ड हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सरल है, कठिन है? सरल है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लगाते हैं, देखते हैं कौन जीत पाते हैं। सबसे पहले जो बना लेंगे वो शेयर कर देंगे कि मेरा बन गया है ना। तो बनाइए, लिखिए वे गड्ढा क्यों खोद चुके होंगे। वे गड्ढा क्यों खोद चुके होंगे, पहला है। दूसरा बनाएंगे हम बाजार क्यों जा चुके होंगे। हम बाजार क्यों जा चुके होंगे। पहला, वंदना प्लीज हेल्प मी। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? वेरी गुड। विल हैव के बाद दे, वेरी गुड। डिग माने होता है बच्चों खोदना, डिग माने खोदना। तो डिग की थर्ड फॉर्म लगाना है तो डबल जी हो जाएगा, डिग्ड। फिर गड्ढा का माने होता है पिट, वेरी गुड, PIT। क्या हो जाएगा? विल हैव दे डिग्ड द पिट, ऐसा हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा भाई? हम है, हम के साथ क्या लगाते हैं? अरे WH वर्ड नहीं लगाओगे भाई, क्यों है ना, तो वाई होगा, वाई। ध्यान नहीं देते हो। वाई शैल हैव वी गॉन टू मार्केट। इस तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का बना सकते हैं। समझ में आ गया? अगला टॉपिक है हमारा इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। ये भी दो नियमों पर आधारित है। पहला रूल है बच्चों, जब WH वर्ड, बात नहीं करेंगे, अच्छे से लिखते चलें, सीखते चलें। जब WH वर्ड किसी सेंटेंस के, बात कौन कर रहा भाई? जब WH वर्ड किसी सेंटेंस के प्रारंभ में हो, साथ में नॉट लगा हो, नॉट लगा हो, तो ROT, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। मैंने ROT का नियम आपको बता दिया, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। इसी तरह नीचे भी लिख लें, जब WH वर्ड किसी वाक्य के बीच में हो, तो हो तथा साथ में नॉट भी लगा हो, तो ROT, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। क्या क्या हुआ? जब WH वर्ड किसी सेंटेंस के प्रारंभ में हो, साथ में नॉट लगा हो, तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन।
जब WH वर्ड किसी बात के बीच में हो तथा साथ में नॉट भी लगा हो तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको हम अभी देखने वाले हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर होता है, लिखेंगे शैल नॉट हैव, सॉरी कैसे होगा स्ट्रक्चर, कैसे होगा बोलो भाई, बोलो स्ट्रक्चर कैसे हल करेंगे। Shall have plus subject plus not ना जब हेल्पिंग, सुनो मैं बता रहा हूं, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस एक साथ हल करते हैं तो यहाँ पर दोनों के बीच में नॉट नहीं लगता, केवल निगेटिव वाले में लगता है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, शैल हैव प्लस ऑब्लिक करके लिखेंगे विल हैव, फिर प्लस करके क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई, सामने देखें क्या क्या लिखेंगे, पहले शैल हैव, वो तो मेरे को मालूम है, यहाँ आप देखो भाई, पहले शैल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, फिर हैव के बीच में लगाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, क्योंकि एक दिन आपको पढ़ा चुका हूं मैं। आंसर मेरे को दीजिए कि शैल हैव पहले लिखेंगे कि विल हैव लिखेंगे कि नॉट लगाएंगे, क्या करेंगे। शैल हैव के साथ नॉट लगाएंगे। चलो बताते चलो, देखते हैं किसका आंसर सही है। बताइए भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे कृष्णा, ठीक है, शैल के बाद फिर शैल हैव के बाद विल प्लस सब्जेक्ट, पहले शैल हैव लिखेंगे फिर विल लिखेंगे फिर प्लस करेंगे। अच्छे से बोलो ना भाई, पहले क्या लिखेंगे, फिर विल, पहले शैल हैव लिखेंगे फिर विल। बंदा आप एक्सप्लेन करो, बोलो बोलो भाई। तो बच्चों आप रिवीजन घर में नहीं करते हो इसलिए आपसे नहीं बना, कोई बात नहीं, रिवीजन करिए। मैंने आपको बताया था विल और शैल के साथ हैव दूसरी हेल्पिंग वर्ब जुड़ी हुई है। तो जब इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव अपन को बनाना होगा तो क्या करेंगे, विल शैल पहले लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट और हैव के बीच नॉट आएगा। कहाँ आएगा, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आता है। यहाँ पर हमें एमवी थर्ड लिख देना है, यहाँ ऑब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे WH वर्ड और पूरा ज्यों का त्यों नीचे यहाँ पर हमें उतार देना है, विल ऑब्लिक करके शैल। सभी लोग कॉपी में लिखो, ना घर में रिवीजन करना है ना उत्तर देना है। एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है। दोनों के कुछ एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, इसको हल करेंगे घर में। पहला लिखिए, क्या वे खाना नहीं खा चुके होंगे। दूसरा है, क्या लीला मंच पर नहीं नाच चुकी होगी। इसमें बनाएंगे विल दे नॉट हैव ईटन द फूड। सही है, सही है कि नहीं है जी सही। दूसरा हो जाएगा,
विल, चूंकि नेम है कैपिटल में होगा, विल लीला नॉट हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। ऑन लगाएंगे हम, क्योंकि ऑन ऊपर के लिए हमें बोध कराता है, स्टेज हमारा कहाँ होता है, ऊपर होता है। इसके साथ रूल 2 का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला इसी का बना देते हैं, वे खाना, इसको आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। वे खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको मैं नहीं बताऊंगा, अपने सॉल्व करेंगे सभी लोग। इस नियम के आधार पर करें, ये जो नियम दिया हुआ है, वे खाना क्यों नहीं खा चुके होंगे, सभी लोग करेंगे। दूसरा होगा, लिख के दिखाओ भाई, लिख के। लीला मंच पर क्यों नहीं नाच चुकी होगी, नाच चुकी होगी। चलिए एक बार इसको भी दिखा देते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले लगाएंगे बच्चों वाई, आई के बाद विल नॉट हैव, वाई विल दे, वाई विल दे not have eaten the food। दूसरा होगा why will Leela not have danced on द स्टेज। तो इस तरह से बच्चों आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा पढ़ा। उम्मीद है कि आप इसको अगर 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। कल हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।